इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे जो घटना हुई है उसे आप सबने न्यूज़ में ज़रूर देख लिया होगा। घटना ये हुई कि कुछ चाइनीज़ सोल्जर जो हाथ में सीमेंटेड रॉड और पत्थर लेकर आए और इंडियन कैंप पे हमला कर दिए, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। मरे उनके भी हैं, लेकिन उन्होंने डेटा अभी तक नहीं दिया है। हमेशा की तरह उनके पास पॉपुलेशन की कमी नहीं है, कुछ मर भी जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले तो वो जवान जो शहीद हुए हैं उनको बहुत श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को झेलने की शक्ति दे। और उनके परिवार को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, सारा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, आपके बेटों के साथ खड़ा है। आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना के बारे में। इंडिया चाइना का ये बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू कहाँ से हुआ और अभी किस स्थिति में है, क्यों है। इंडिया और चाइना लगभग दोनों साथ साथ ही जन्म लिए 1950 के दशक में, और इंडिया वो पहला कंट्री था जिसने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी थी। उससे पहले चाइना पे डोमिनेंस था रिपब्लिक ऑफ चाइना का, जो आज ताइवान है। लेकिन माओ जेडोंग के अध्यक्षता में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ और इंडिया वो पहला कंट्री रहा जिसने उसको मान्यता दी। लेकिन हम अपने बॉर्डर डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो बहुत पुराना है। जितना पुराना हमारा रिश्ता है उतना ही पुराना हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 19वीं शताब्दी में, यानी कि 1829-30 की बात है, महाराजा रणजीत सिंह और उनके जो वजीर थे ध्यान सिंह डोगरा, उनकी जोड़ी कमाल की जोड़ी थी। वो पंजाब से शुरू हुए और किलाओं को जीतते हुए लद्दाख पहुँचे। लद्दाख से लेह से तिब्बत, 1941 तक वो तिब्बत पहुँच गए थे, जहाँ उन्हें चाइनीज़ आर्मी का सामना करना पड़ा। चाइनीज़ आर्मी के साथ वहाँ बहुत ही संघर्ष हुआ और उसमें महाराजा रणजीत सिंह को थोड़ा पीछे हटना पड़ा था। वो लेह में आके अपने कैंप लगा दिए। तब तक उसी समय क्या हुआ कि सिख आर्मी जो है वो अंग्रेज़ों के साथ भिड़ गई, यानी कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट हो गया। दूसरी तरफ चाइनीज़ आर्मी जो है वो फर्स्ट ओपियम वॉर में इंगेज हो गई। दोनों के पास एक दूसरे से लड़ने के लिए समय नहीं था, तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं। और 1841 में एक पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसमें जो सिख टेरिटरी थी वो लेह तक डिसाइड हुई और जो चाइनीज़ टेरिटरी है वो अक्साई चीन तक डिसाइड हुई। 1841 के इस ट्रीटी के बाद लगभग अंग्रेज़ों का शासन हो गया हमारे हिंदुस्तान पर, और चाइना जो है वो अपने ओपियम वार में लगा रहा। वहाँ भी अंग्रेज़ जो थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों का पूरी तरह शासन नहीं था चाइना पे। वो अपने इंटरनल डिस्टर्बेंस में ही फंसा रहा, किसी को बॉर्डर की सुध नहीं थी। अंग्रेज़ जब जाने लगे तो उन्होंने इंडिया का सीमा खिंचवाया ऐसे लोगों से जिनको इंडिया के बारे में पता ही नहीं था। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो रेखाएँ खींची गई उनको मैकमोहन लाइन बोलते हैं, जिसमें अक्साई चीन इंडिया के अंदर आ जाता है। 1950 में जब दोनों लगभग आज़ाद हो गए और अपने पैरों पे खड़े थे, तो हमारी एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कोशिश की कि चाइना से दोस्ती की जाए, लेकिन माओ जेडोंग के सर पे तो अपने टेरिटरी को बढ़ाने का भूत सवार था। हो भी क्यों ना, चाइना में कोई अपोजिशन तो है नहीं ना उस समय था। माओ जेडोंग जो थे वो चाइना के बहुत लोकप्रिय नेता हो गए थे उन्होंने, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो थी वो बहुत पावरफुल होने लगी थी। लेकिन फिर भी नेहरू जी ने कोशिश की। नेहरू जी ने पंचशील ट्रीटी बनाई जिसमें 5 पॉइंट्स थे, और उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें पीसफुली को एग्जिस्टेंस करना था, पीसफुली साथ में रहना था, एक अच्छे पड़ोसियों की तरह। लेकिन जब हमने 1954 में अपना नक्शा बनाया तो हमने मैकमोहन लाइन को अपना बॉर्डर मान लिया। इसके जवाब में 1959 में वहाँ के जो प्रधानमंत्री यानी कि प्रीमियर थे जो इन लाई, उन्होंने इंडिया को एक खत लिखा और उसमें कहा कि हम मैकमोहन लाइन को बॉर्डर नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से कुछ और ही बॉर्डर था, जिसमें पूरा लेह उनका था, उत्तराखंड का बहुत सारा भाग उनका था, अरुणाचल प्रदेश पूरा उनका था। इसी दौरान 1960 के दशक में क्या हुआ कि चाइना जो है वो तिब्बत पे कब्जा करने लगा। इससे पहले नेहरू जी सोच रहे थे कि तिब्बत एक अगर सेपरेट कंट्री बन जाता है, सेपरेट स्टेट बन जाता है, तो इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट की तरह काम करेगा। इसीलिए
हमारी गवर्नमेंट जो थी वो तिब्बत को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन चाइना ने तिब्बत पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया और वहाँ का लामाइज़म था, यानी कि वहाँ का तिब्बतियन बुद्धिज़्म, उसको ख़त्म करने लगा। वहाँ के जो तिब्बतियन बुद्धिज़्म के जो सबसे बड़े नेता हैं दलाई लामा, तिब्बत छोड़कर इंडिया चले आए। इंडिया ने उनको पनाह दिया। इस पर चाइनीज़ ने बहुत अपोज किया था उस समय, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने उनको पनाह दिया धर्मशाला में, और बहुत सारे तिब्बतियन माइग्रेंट्स वो धर्मशाला चले आए और कुछ तिब्बतियन माइग्रेंट्स जो है वो अरुणाचल प्रदेश चले आए। 1962 में चाइना ने इंडिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया अचानक से। तब तक हम जो थे वो गरीबी से लड़ रहे थे, हम जो थे वो भूखमरी से लड़ रहे थे। हमने कभी ध्यान नहीं दिया उस समय तक कि हमें आर्मी को भी बहुत स्ट्रांग बनाना है, मॉडर्नाइज बनाना है। हमारी आर्मी उस समय इतनी मॉडर्नाइज नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके जो बेसिक स्किल्स थे आर्मी के पास, आर्मी ने जी जान लगा के लड़ा चाइनीज़ बॉर्डर पे। बहुत दिनों तक चाइना को रोक के रखा गया, लेकिन हम वो लड़ाई हार गए। हमारा बहुत सारा ज़मीन, हमारी बहुत सारा भारत का पार्ट चाइना में चला गया। आज वही अक्साई चीन जो है वो उसी का देन है। अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट उसी का देन है। चाइना जो है हमारे सीमाओं के पास आके खड़ा हो गया। उसके बाद से लेके अभी तक बहुत सारी घटनाएं हुई। कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे चोला इंसिडेंट हुआ था सिक्किम में नाथुला पास के पास, जिसमें हमारे लगभग 200 जवान मारे गए थे और उनके भी 300-350 जवान मारे गए थे, लेकिन वो कभी एग्जैक्ट डेटा नहीं देते हैं। हमारे लगभग 200 जवान मारे गए थे उस समय, और इस इंसिडेंट को लेके एक फिल्म भी बनाई गई है बॉलीवुड द्वारा, पलटन। उसके बाद जो फेमस इंसिडेंट रहा वो रहा डोकलाम इशू। डोकलाम इशू में इंडिया को बहुत बड़ी जीत मिली थी। उसको डिप्लोमेटिक जीत कहा जा रहा था, और ये भी कहा जा रहा था कि इंडिया का सॉफ्ट पावर जो है वो दुनिया में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने बिना एक भी गोली चलाए उस स्टैंड ऑफ को जीत लिया था, उस वॉर को जीत लिया था। ये तो थी चाइना के साथ छोटी मोटी घटनाएं जो 1962 के बाद हुई। आज की घटना की हम बात करते हैं तो आज की घटना जो है गलवान वैली में हुई है। गलवान वैली जो है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में चाइना अक्साई चीन से सटा हुआ बॉर्डर है, उसको गलवान वैली बोलते हैं। वहाँ पे जो सबसे ऊंचा एयर बेस है वो है दौलत बेग ओल्दी। ये एयर बेस जो है वहाँ सबसे ऊंचा एयर बेस है। और दौलत बेग ओल्दी जो एयर बेस है, एयर स्ट्रिप है, वहाँ से इंडियन सोल्जर्स को सप्लाई दी जाती है, फूड सप्लाई और एम्यूनिशन सप्लाई। इंडियन गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत हो रही, क्योंकि वहाँ इंडियन एयरफोर्स का बहुत कम ऐसा जहाज़ है जो उतर पाता है, सारे जहाज़ नहीं उतर पाते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा लेह से लेकर दौलत बेग ओल्दी तक एक सड़क बनाई जाए, और सड़क का काम भी शुरू हो गया था। लगभग वो सड़क जो है वो कंप्लीट हो गई। चाइना इसको अपोज करने लगा, पता नहीं क्यों, जबकि हम वो सारा का सारा सड़क जो है और दौलत बेग ओल्दी जो है वो अभी लद्दाख टेरिटरीज में है। चाइना उसका भरपूर जोरदार अपोज करने लगा, जबकि दूसरी तरफ चाइना जो है अक्साई चीन में अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है। भारत सरकार की वहाँ कमी रही कि भारत सरकार ने उसको अपोज नहीं किया कभी। इसको लेके कुछ दिनों से संघर्ष चल रहा था। दोनों तरफ सेनाएं जो हैं वो कैंप्स बनाना स्टार्ट कर दी, लेकिन बातचीत से ये डिसाइड हुआ कि हम जो हैं वो डी-एस्केलेट करेंगे, हम पीछे वापस जाएंगे। इंडियन सैनिक जो थे अपने सरकार की बात को मान के पीछे जाने को तैयार हो गए थे। वो अपनी तैयारी कर रहे थे ताकि 1-2 किलोमीटर पीछे जा सके, लेकिन इसी बीच ये घटना हो गई। कायरतापूर्ण घटना हुई है, बहुत ही ज़्यादा निंदनीय घटना हो गई। अब हमें एक नागरिक होते हुए हमें ये सोचना है कि हम अपने सैनिकों को जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उनको कैसे सपोर्ट करें। हम वहाँ जाके सपोर्ट नहीं कर सकते, ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वहाँ जाके सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस हिसाब से ट्रेंड नहीं है। तो हम यहाँ रह के उनको कैसे सपोर्ट करें। हम जो है हम ये कर सकते हैं कि चाइना जो है अभी इतना इसलिए रहा है कि उसकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है उसकी, हम उसकी इकोनॉमी को कम कर सकते हैं। ऐसे ही पहले से भी हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है, यानी कि हम पे चाइना का कर्ज बहुत ज़्यादा है। ये $56 बिलियन है। अगर उसको हम अपने हिसाब में कहें तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए इंडिया को चाइना को देने हैं, यानी कि चाइना का कर्ज है इंडिया पे। तो हम ये दोनों काम साथ साथ कर सकते हैं। सिर्फ चाइना के लिए ही क्यों, सारे कंट्रीज़ के लिए कर सकते हैं कि अगर हम बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट करना बंद कर दें और अपने यहाँ बन रहे चीज़ों को, अपने यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे चीज़ों को खरीदना शुरू कर दें, यानी कि मेड इन इंडिया चीज़ों को खरीदना शुरू कर दें। हम मेड इन इंडिया को प्रमोट करें, अपने यहाँ के छोटे उद्योग, बड़े उद्योग को प्रमोट करें, उनके सामान को खरीद के,
तो हम बाहर के किसी भी देश को अपना पैसा नहीं देंगे। अगर हम किसी देश को अपना पैसा नहीं देते हैं तो कोई आगे चल के, या अभी चाइना जो हमारे पैसे लेके हम पे ही आँख दिखा रहा है, वो नहीं करेगा। बहुत ज़रूरी है उनको सबक सिखाना, बहुत ज़रूरी है ये बतलाना कि हमारे पैसे लेके तुम हम पे नहीं चढ़ सकते हो। कोशिश कीजिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया की चीज़ों को यूज़ करें, इंडिया में बनी चीज़ों को यूज़ करें और इंडियंस के द्वारा बनाई गई चीज़ों को यूज़ करें। इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा, हमारा कर्ज कम होगा और हम बहुत डट कर किसी भी देश का, चाइना जैसे देश का मुकाबला कर सकेंगे। होप सो कि ये जो अभी का टेंशन हुआ है वो और में कन्वर्ट ना हो, युद्ध में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि और जाने जाएंगी और नुकसान होगा। और अभी कोरोना के कारण हमारी इकोनॉमी बहुत ख़राब चल रही है। तो होप सो कि ये जो टेंशन स्टार्ट हुआ है, डिप्लोमेटिकली हमारी सरकार इसको हैंडल कर ले, लेकिन फिर भी हमें किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना है। तो आज से आप कोशिश कीजिए कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूज़ करें और बाहर के सभी प्रोडक्ट्स को, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें, बाहर के सारे प्रोडक्ट्स को, जो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं स्पेशली उनके लिए, कि बाहर के सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दें। अपने देश के इस कठिन परिस्थिति में आप देश के साथ खड़े होइए, देश को आपकी ज़रूरत है। नमस्कार।